गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। हमें ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको समांगी और विषमांगी मिश्रणों में हमें वर्गीकृत करना है, इनको बताना है कि कौन सा इसमें समांगी मिश्रण है और कौन सा विषमांगी मिश्रण है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सोडा जल। सोडा जल क्या होता है, वो पूरी तरह से उसमें एक ही तरह के कण होते हैं, है ना। वो हमें पूरा ही तरल में द्रव अवस्था में दिखाई देता है, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। लकड़ी एक विषमांगी मिश्रण है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें उपस्थित होती हैं, ये याद रखना है। फिर बर्फ पूरी तरह से क्या है, पानी से बनी होती है, तो ये भी क्या है, समांगी मिश्रण। वायु एक समांगी मिश्रण है। जब हमने चैप्टर रीडिंग की थी तब मैंने आपको बताया था इस बारे में कि हम वायु में अलग अलग गैसों को नहीं देख सकते अपनी आँखों से कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। हमें वो वायु सिर्फ बहती हुई नज़र आती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। फिर मिट्टी के अंदर बहुत सी जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो उपस्थित होती हैं, बहुत से कीटाणु कंकर वगैरह उपस्थित होते हैं, तो वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण। फिर सिरका आप सभी ने देखा होगा, विनेगर को ही सिरका बोलते हैं। वो पानी जैसे रंग का होता है और वो एक समान होता है, उसके कण समान होते हैं, तो उसको समांगी मिश्रण बोलते हैं। छनी हुई चाय, अगर ये बिना छनी चाय की बात करते तो उसमें क्या होता, चाय के अंदर ठोस पदार्थ होते, पत्ती, चाय की पत्तियां तो ठोस हैं, तो वो होता विषमांगी मिश्रण, और ये क्या है, समांगी मिश्रण। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो हमारे पास सिरका होता है वो भी पानी जैसा ही नज़र आता है, तो हमें अगर कोई रंगहीन द्रव दिया हुआ है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो शुद्ध जल है या कुछ और। अब देखो, शुद्ध जल एक तो रंगहीन होता ही है, और भी चीज़ें होती हैं रंगहीन, लेकिन वो गंधहीन भी होता है, उससे कोई भी स्मेल नहीं आती, ना ही उसका कोई स्वाद होता, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कवथनांक हम ज्ञात करेंगे। अगर उसका कवथनांक 373 केल्विन आता है तो हमारे पास जो द्रव दिया हुआ है वो क्या है, शुद्ध जल, जो रंगहीन द्रव दिया हुआ है, अन्यथा नहीं। फिर 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? इनमें हमें बताना है शुद्ध पदार्थ कौन सा है, कौन सा नहीं। अब देखो, बर्फ किससे बनी होती है, सिर्फ पानी से, ठीक है, तो ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, 2 तत्वों से मिलकर बनी हुई है ये। लोहा शुद्ध पदार्थ है। दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये पानी का मिश्रण होता है, पानी इसमें उपस्थित होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी शुद्ध पदार्थ है, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। फिर पारा भी एक शुद्ध पदार्थ है। अब ईंट शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी और पानी का मिश्रण होती है, ठीक है। लकड़ी हमने अभी देखा कि वो भी शुद्ध पदार्थ नहीं होती है, और वायु भी शुद्ध पदार्थ नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो जो शुद्ध पदार्थ हैं वो क्या क्या हैं, बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी विलयन नहीं है। समुद्री जल, ये क्या है, मिश्रण है, इसके अंदर बहुत से लवण उपस्थित होते हैं। वायु एक मिश्रण है। कोयला एक पदार्थ है। सोडा जल एक विलयन होता है, ठीक है।
और वैसे विलयन की पहचान क्या होती है कि इसमें कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है। फिर 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से घुल जाता है, उसमें कणों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दूध कर सकता है क्योंकि उसमें कणों का जो आकार होता है वो इतना पर्याप्त होता है कि वो अपने कणों से मतलब अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में फैला सके। फिर कॉपर सल्फेट का विलयन ये भी नहीं, क्योंकि ये भी पूरी तरह से उसके अंदर पानी के अंदर घुल जाता है कॉपर सल्फेट। स्टार्च विलयन करेगा क्योंकि इसमें भी कणों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁷ मीटर तक अगर कणों का आकार होता है तो वो टिंडल प्रभाव शो करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन अगर इससे छोटा होगा तो वो नहीं करेगा। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम क्या होता है? एक तत्व है, इसको ऐसे लिखते हैं Na। मिट्टी तो एक मिश्रण है, उसमें बहुत सी चीज़ें उपस्थित होती हैं, जो मिश्रण है उनको मैं सर्कल कर रही हूँ। चीनी का घोल क्या है? ये भी एक मिश्रण है, बेशक ये समांगी मिश्रण है लेकिन है तो मिश्रण ही। चांदी एक तत्व है, चांदी को हम लिखते हैं Ag। ठीक है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक होता है क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा तत्व उपस्थित होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हो? CaCO3, O के पैरों में 3 लिखते हो। ठीक है, टिन भी क्या है? एक तत्व है, इसका फॉर्मूला, इसको मतलब लिखते कैसे हो? Sn। फिर सिलिकॉन भी एक तत्व है, इसको लिखते हो Si। फिर उसके बाद कोयला क्या है? एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है, इनको मैंने सर्कल करना था। साबुन क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, फिर मीथेन भी एक यौगिक है। साबुन का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH के पैरों में 4। ठीक है, ये भी क्या होता है? यौगिक, क्योंकि इसमें 2 तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखोगे? CO2। ठीक है, O के पैरों में 2। और रक्त एक मिश्रण है क्योंकि उसमें बहुत से खनिज, लवण, प्रोटीन, विटामिन सब उपस्थित होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये हो गया 10th क्वेश्चन। अब एक बार देख लो इसमें आंसर में क्या क्या लिखा हुआ है। तत्व क्या क्या होते हैं? सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक क्या क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद मिश्रण क्या क्या होते हैं? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, रक्त। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक होते हैं? पौधे की वृद्धि, हाँ ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि ये क्या करते हैं? पौधे क्या करते हैं? जो भी तत्व चाहिए होते हैं इनको प्रकाश संश्लेषण के लिए ये वातावरण से लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना खाना बनाते हैं, तो वो एक रासायनिक क्रिया होती है। लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक क्रिया है क्योंकि एक बार अगर लोहे पर जंग लग जाता है हम उसको दोबारा से पहले जैसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन होती है और पानी होता है वो उस लोहे के साथ क्रिया करता है। ठीक है, फिर लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, हम लोहे के कीलों या चूर्ण को मिट्टी से मिला रहे हैं तो ये तो क्या है? ये कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये सिर्फ हम भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं। खाना पकाना एक रासायनिक क्रिया होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो खाने के अंदर जो भी सब्जियां होती हैं हमारी, उनके अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है, उनके तत्व बदल जाते हैं। फिर भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक क्रिया है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो अंदर जाकर दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
रासायनिक क्रिया होती है उसकी, हमारे पेट में जो एसिड उपस्थित होती है वो उस खाने के साथ अभिक्रिया करती है। जल से बर्फ बनना, ये तो क्या है, एक भौतिक क्रिया है, सिर्फ उसकी जो अवस्था है उसको बदल रहे हैं हम। और लास्ट है मोमबत्ती का जलना। ये मैंने आपको बताया था कि जब मोमबत्ती जलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो ये क्या होती है, एक रासायनिक क्रिया। तो यहाँ पर इस चैप्टर के आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश। थैंक यू।